तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में 9th क्लास के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। रूट रूट 2, रूट 5, रूट 6 इस तरीके के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपका वो एक्सरसाइज का होगा। आपके जो 9th का जो बेसिक जो मेन क्वेश्चन है उस पर स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.1 को स्टार्ट करेंगे। 1.1 को स्टार्ट करते हुए जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें इस चैनल पर। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर नंबर। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर भी पढ़ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्या ज़ीरो जो है एक रेशनल नंबर है ना? ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये आपको बताना है पहली बात। फिर आपसे कह रहा है कैन इट द फॉर्म ऑफ p by q, क्या आप इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आप इसे लिख कर बताएं, इसे डिस्क्राइब करके बताएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेकेंड स्टेटमेंट है उस बात को ध्यान देंगे। फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि क्या आप ज़ीरो को p by q के रूप में लिख सकते हैं, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी जो है आपका क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में ही आता होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी वाले हैं वो परेशान ना होए, आपको क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो ज़ीरो के बारे में कह रहा है कि क्या ज़ीरो को आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप जो है ज़ीरो को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं? अगर आप 0/1 लिखें तो भी आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, सॉरी 0 ही आएगा। ठीक है, तो आप 0/1 लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हो 0/2 लिखना हो तब इसकी भी वैल्यू क्या होगी? इसकी भी वैल्यू 0 ही होगी। क्या आप 0/3 लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। क्या आप इसकी वैल्यू 0/4 लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी ज़ीरो के नीचे आप 1 दे, 2 दे, 3, 4, 5, 6 इन्फिनाइट तक कोई भी वैल्यू रखें तो आपका आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। आपका आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। तब आपने जो ज़ीरो के नीचे जो भी नंबर रखा, इस नंबर को रखने के बाद आपके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डैट मीन्स ये जो है p by q के फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब ये ज़ीरो जो है, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तब आप कह सकते हैं कि ज़ीरो क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये कहा था कि ज़ीरो के नीचे अगर कोई भी नंबर हम डिवीज़न में कोई सा भी नंबर दें तो आंसर हमारा 0 ही आता है। बट किसी नंबर के नीचे 0 होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? इन्फिनाइट वैल्यू हो जाती है। तो हम आज जो बात करेंगे कि किसी भी ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर देंगे तो आंसर आपका क्या आता है? 0 ही आता है। ये हम सीखते हैं। उससे पहले हम लोग देख लें कि क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं कि अगर 0/2 लिखेंगे तो आंसर 2 ही आ रहा है, 0/3 लिखेंगे तो आंसर 3 ही आ रहा है, 0/4 लिखेंगे तो भी आंसर 0 ही आ रहा है। डैट मीन्स अगर आप ज़ीरो को 2 से, 3 से, 5 से, 8 से, इन्फिनाइट नंबर से भी डिवीज़न करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब 0/2 लिखने पर इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये p by q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर। क्लियर है? तो हम इसे p by q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसे रेशनल नंबर भी कह सकते हैं 0 को। अब हमारी बात आती है कि किसी भी नंबर को 0 के डिवीज़न में अगर लिखते हैं तो वो आंसर 0 लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? तो आप सबसे पहले इसका आंसर लिख लें। जो लिखना चाहते हैं कॉपी में लिखें, 0 इज़ अ रेशनल नंबर, 0 इज़ अ रेशनल नंबर
we write 0 p by q, for example 1 by 2, 0 by 2, 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, हाँ 0 by 4, इस तरीके से इन्फिनाइट तक आप वैल्यू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वैल्यू आप लोगों को लिख देना है। क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो छोटा सा जो हमने कॉन्सेप्ट अभी बताने की कोशिश की है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को 0 के डिवीज़न में लेके आते हैं, यानी कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा नंबर जो है 0 ही आता है। ऐसा क्यों? ये 0 के अलावा कोई और नंबर क्यों नहीं आता है? हमने ऐसा क्यों मान लिया कि 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा? हमने ऐसा क्यों माना? ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा हमने क्यों माना। आपने देखा होगा कि अगर 4 by 2 होगा तो आंसर क्या आना है? आंसर आना है 2। फिर इस दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आप इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ऊपर वाली वैल्यू आती है, हाँ या ना? चलिए, फिर अगर आप कहें कि 8 by 4 है तब आप आंसर देखते हैं 2 आता है। फिर इन दोनों वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप आंसर देखते हैं कि ऊपर वाला आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, जो नॉमिनेटर में है वो आंसर आ रहा है। अगर 16 बाई अगर हम 2 करें तब आप क्या देखेंगे कि आंसर 8 आएगा। फिर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आप क्या देखेंगे कि 16 आ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऊपर वाली वैल्यू, जो नॉमिनेटर में जो वैल्यू है वो आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर हम और आगे बात को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका कहता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, है ना, किसी भी नेचुरल नंबर के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तब आप 0 by 2 लिखें, 0 by 2 लिखें। और हमने एक बच्चे से पूछा, या हमारे एक दोस्त से पूछा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू उसने कहा कि इसकी वैल्यू 4 आएगी, है ना। तो उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या होना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लिकेशन जो है ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी 2 into 4 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आना है? 4, 8 आना है आंसर। आंसर क्या आना है? 8 आना है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? यहाँ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 4 नहीं आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर हमने किसी और से पूछा इसी बात को। फिर हमने किसी और से पूछा कि बताइए कि 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? फिर किसी ने कहा कि 5 आएगा। फिर किसी ने क्या कहा कि 5 आएगा, तो हमने लिखा 5। अब क्या हुआ कि हमने कहा चलो इसे प्रूफ करें, तो और इसे प्रूफ करने का जब मौका मिला तो हमने देखा कि इसे और इसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 10 आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था क्या? 0 आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका 5 भी नहीं आएगा। चलिए फिर एक बंदे से हमने पूछा, एक दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है हम लोग 0 रखते हैं। यहाँ पे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो 0 रखने के बाद देखते हैं कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है 0 into 2, जो आंसर आता है 0। डैट मीन्स अगर हम 2 का 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। डैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगी 0, ये हमारी क्या हो गई? राइट हो गई, है ना। तो यहीं से हमें पता चला कि किसी भी नंबर से 0 को अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये यहाँ से हमें पता चला है। ठीक है, चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? एक बार आप भी पढ़ लें, एक बार मैं भी पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन द 3 and 4। बिटवीन द 3 and 4 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 6 परिमेय संख्या आपको क्या करना है? निकालना है। 6 परिमेय संख्या निकालना है। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। 2-3 मेथड है इसे फाइंड करने के लिए, तो हम ज़्यादा मेथड सीखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेथड सीखने से क्या होता है? ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है
और हम एग्ज़ाम में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम किस मेथड से बनाएं। तो हम एक ही मेथड सीखेंगे, और ऐसा नहीं है कि चलिए मैं एक दो मेथड आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी जो मैं काम करूंगा बस एक ही मेथड लूंगा और उसी मेथड से काम करूंगा। बाकी आपको 2-3 मेथड और बता दूंगा कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू तक रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, हमने कहा कि लेट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। हमने क्या कहा कि 3 को x मान लिया और 4 को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो हम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर जो होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर आपका हमने क्या कह दिया, d कह दिया। चलिए, फर्स्ट रेशनल नंबर को हमने क्या कह दिया, d कह दिया। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है इस पर, इस फार्मूले को अगर हम लोग देख लें तो हम लोग क्या होगा, ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पर देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन है। बड़ी वैल्यू 4 है तो आपको पहले y लिखना है। छोटी वैल्यू क्या है, x है, तो फिर x लिखना है। फिर आपसे कहा जा रहा है कितना टाइम, तो जितना टाइम कहा जाएगा उसे हम लोग n कहेंगे। इसका मतलब n क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। जितना टाइम आपको कहेगा निकालने के लिए वो हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू n हो जाएगी। ठीक है, ये n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग d फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू यानी d फाइंड करते हैं। d फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, d फाइंड करने के लिए हमें 4 माइनस 3, n क्या है आपका 6 प्लस 1, दैट मीन्स 1/7 आंसर आया। क्या आया, 1/7 आंसर आ गया आपका। बस d आपको फाइंड करना है। d फाइंड करने के बाद उसके बाद आपका आंसर जो है बड़ा ही आसान तरीके से बन जाएगा। अब एक छोटी सी वैल्यू याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है, याद रखना है कि x प्लस डी, ये फर्स्ट वैल्यू निकलेगी। ये d निकाला, d निकालने के बाद फिर क्या करना है, x प्लस दूसरा निकालना है तो x प्लस 2d, फिर तीसरा निकालना है तो x प्लस 3d, फिर अगर आपको चौथा निकालना है तो x प्लस 4d। इस तरीके से जितनी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उतनी वैल्यू तक आप इसे लिखते चले जाएं। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले आप d फाइंड कर लें, यानी कि एक रेशनल नंबर फाइंड कर लें। उसके बाद आप क्या करें, x प्लस डी, x प्लस 2d, यानी पहला निकालना है तो 1d, दूसरा निकालना है तो 2d, तीसरा निकालना है तो 3d, चौथा निकालना है तो 4d। इस तरीके से हम लोग चलते चलेंगे। तब हम क्या देखते हैं कि हम ऐसा अगर हम फार्मूला लगा लें तो हमें इनफाइनाइट वैल्यू तक का भी रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है, आप एक बार इसे बड़े से देख लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी वैल्यू को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने इसे याद रखना 1/7। 1 अगर 7 याद है आपको, ठीक है, अगर 1/7 याद है आपको तो हमने लिखा कि फर्स्ट वैल्यू लिखने के लिए x प्लस डी लिखना है। आपको क्या लिखना है, x प्लस डी, डैट मीन्स x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 3 थी और d की वैल्यू क्या थी, 1/7। चलिए इसे फाइंड कर लें। पहले इसे हम लोग आसान से फाइंड कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन बताया है, तो अब इसे हम लोग बताना नहीं है, इसे सीधे अप्लाई करना है। तो कोना कोनी गुना करेंगे, 7 आए कैश, एक को 1 से, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो आपने देखा 22/7 आया। पहली वैल्यू क्या आई, 22/7 यानी 22/7 आया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, 2 प्लस x प्लस 2d, x प्लस 2d जी के क्या लिखना है, x प्लस 2 इंटू 1/7। ठीक है ना, फिर इसे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे 3 प्लस 2/7। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं मेरी बात।
चलिए फिर इसे भी वैसे ही एलसीएम मेथड से निकालना है, तो इसे भी क्या करना है, एलसीएम मेथड से निकालना है, यानी 2/7 आया इसका वैल्यू। तो इसे भी क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे 21, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आपने देखा कि 7। तो आप एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर, ये क्या आया 23/7, क्या आया 23/7 आया। ठीक है, 1 2 निकालेंगे, उसके बाद एक आपको लॉजिक खुद दिख जाएगा, फिर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसान तरीके से फिर बना लेंगे। ये हो गया सेकंड के लिए। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, 3 के लिए देखते हैं कि 3 के लिए क्या बन सकता है। तब हम लिखेंगे x प्लस 3d। तो x प्लस 3d के हमने क्या देखा है कि x प्लस 3d यानी 3 प्लस 3/7 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम लोग फिर कोना कोनी गुना करेंगे, ये हो जाएगा 21 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। फिर आपने क्या देखा, फिर आपने देखा कि ऐड होने के बाद क्या हो जा रहा है 24/7। बस आपको लॉजिक दिख गया होगा। क्या दिख गया होगा लॉजिक, कि पहली वैल्यू जो आई है ना, पहली वैल्यू जो आई वो क्या आई 22/7, दूसरी वैल्यू 23, 24, 25, 26, 27, 28, इस तरीके से आपकी वैल्यू कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो आप 1 2 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 1 2 निकालने के बाद आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि 22 फिर 23 24, ये हमने 3 वैल्यू निकाली थी, हमें निकालना है कितना है 6 वैल्यू निकालना है। तो फिर हो जाएगा 25/7, फिर क्या हो जाएगा 26/7 और फिर हो जाएगा 27/7। ठीक है, 3 इधर और 3 इधर, 6 वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो मैं 1 2 क्वेश्चन और देता हूं। का क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x इक्वल टू क्या है 1.3 है, y इक्वल टू जो आ रही है वैल्यू वो 1.4, और फिर n आपसे कह रहा है n 6 ही है ना, 6 टर्म तक निकालना है आपको, यानी कि 6 परिमेय संख्या तक निकालना है आपको, यानी 6 रेशनल नंबर किसके किसके बीच में 1.3 और 1.4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले हमने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको d फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है d फाइंड करना है। तो d इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n+1। फिर आप लिखेंगे कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1.4 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय n+1 आपका क्या है, यानी कि 6 + 1 है ना। फिर आप इसे अगर सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा आपका 0.1 है ना, 0.1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसे लिखना अगर देखेंगे ये पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, और ये पॉइंट हटने के बाद नीचे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। क्लियर है ना, वो तो आपने देखा कि 1/70 आ रहा है d की वैल्यू। अगर आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली, ये पॉइंट यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जैसे ही हटेगा तो एक यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 0 देंगे, ये 70 हो जाएगा। इतना हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। चलिए अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो पहला रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर निकालें, क्या होता है x प्लस डी, यानी कि 1.3 प्लस डी की वैल्यू आई अभी 1/70। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये पॉइंट हट जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 10 + 1/70। फिर अगर इसे आप एलसीएम मेथड से बनाना स्टार्ट करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 70, और इधर हो जाएगा आपका
13 वैसे लिखेंगे 10 के टेबल में 13, 70 कितनी बार में 7 बार में, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको सिखा चुके हैं। फिर यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 इंटू 1, 13 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 91, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 7। तो आपने आंसर देखा 92 बाई 7 आ रहा है, सॉरी 70, 92 बाई 70, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर जो निकला आपका वो क्या निकला 92 बाई 7। एक और रेशनल नंबर निकालना है, उसके बाद आपका कुछ लॉजिक पता चल जाएगा और फिर आप अपने से ही बिना इसे कैलकुलेट किए, बिना निकाले हुए पता निकाल सकते हैं 6 रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर आपको क्या फाइंड करना है, x प्लस 2d, यही होगा। तो x की वैल्यू क्या है 1.3 और 2 और d की वैल्यू क्या है 1/70, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंक्लूजन कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो गया। कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, इसे 13/10 लिख सकते हैं। चलिए इसे आप लिख सकते हैं 2/70। अभी तुरंत आपने सॉल्व किया था इस चीज़ को, इसके एलसीएम को, तो क्या आया था, तो यहाँ आ जाएगा 91 और ये हो जाएगा आपका 2 और डिवाइडेड बाय 70 आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हो जाएगा 93/70, ठीक है, 93/70। बस अब आपको देखना है कि कितना इंक्रीज़ किया, ये डोमिनेटर तो सेम रहा है ना, हर जगह डोमिनेटर। फर्स्ट रेशनल नंबर भी आपका क्या आया, डोमिनेटर सेम आया। आपको नोमिनेटर देखना है कि नोमिनेटर में क्या चेंजेस हुआ, या 92 था या 93 हो गया, इसका मतलब 92, 93, 94, 95 इस तरीके से आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। 6 रेशनल नंबर लिखना होगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 रेशनल नंबर निकालना है, दोनों के बीच में कंपेरिजन करना है, देखना है कि डोमिनेटर क्या सेम है। तो आप कहेंगे जी डोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर में क्या है कि एक इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक इंक्रीज करता हुआ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या आया, फर्स्ट रेशनल नंबर आया 92/70। तो सेकंड क्या आया 93/70, है ना। तो 3 क्या हो जाएगा 94/70, है ना। 4 क्या हो जाएगा 95/70, है ना। 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 96/70 और ये 97/70। आप इस तरीके से 6 रेशनल नंबर बड़े ही आसानी से, एक तरीका आपको सिर्फ याद रखना है, पहले डी फाइंड करें, डी फाइंड करने के बाद आप x प्लस डी, दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए x प्लस 2d, तीसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए x प्लस 3d, इस तरीके से आप इन्फिनाइट वैल्यू तक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट वैल्यू तक आपको रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए आई होप इतनी सी बात मेरी समझ रहे होंगे आप लोग। अब एक और आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे भी होगा। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो आप लोग उतार लें, है ना, और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सब कुछ सेम है, एक वैल्यू है 3/5, दूसरी वैल्यू है 4/5। हाँ, स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिल रहा है, मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3/5 और y की जो वैल्यू है वो क्या है 4/5, और आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है, हाउ मेनी रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है। यानी n इक्वल टू जो आपको यहाँ गिवन है वो क्या है 5 गिवन है, ठीक है। सेम तरीके से निकालेंगे, इसमें भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम लोग 2 रेशनल वाले नंबर को, इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि 2 होल नंबर था, 2 होल नंबर के बीच में हमने इन्फिनाइट वैल्यू तक रेशनल नंबर निकाला। लेकिन अब हमें क्या करना है कि 2 रेशनल नंबर गिवन है, 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट वैल्यू तक आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन में जो गिवन है, हाँ, वो सिर्फ 5 तक आपको कह रहा निकालने के लिए, आप चाहे तो इन्फिनाइट वैल्यू तक निकाल सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले डी देखते हैं कि डी क्या आएगा। डी इक्वल टू हो जाएगा आपका y2 यानी 4/5 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई n+1 यानी कि 5 + 1, 5 + 1, ठीक है।
आप इसे सॉल्व करें। तो इसे सॉल्व करना हमने सिखाया था कि जब डोमिनेटर सेम होगा तो दो में से एक डोमिनेटर को लिख देंगे नीचे, और ऊपर वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो माइनस करेंगे, प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है 6, तो यहाँ हमने 6 लिख देना है। 5 + 1 6 हो जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा आपका 1/5, 1/5, ये 6 से मल्टीप्लाई के होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपका डी की जो वैल्यू आई वो 1/30, डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/30 आएगी। चलिए एक बार आप इसे इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करें। चलिए बनाएं एक बार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए फिर से एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। ये डी निकल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है फर्स्ट रेशनल नंबर। अब आपको जैसे ही फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या लिखेंगे, x + d लिखेंगे, है ना, x + d, x + d इक्वल टू आप क्या लिखते हैं 3/5 प्लस, और d की जो वैल्यू आई वो क्या आई 1/30। ठीक है, इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, पहले एलसीएम मेथड लगाएंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा। 3 5 के टेबल में 30 कितनी बार में 6 टाइम है तो 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 1 1 के 13 के टेबल में 13 कितनी बार में तो 1 टाइम में। तो आपने देखा बड़े ही आसान से 18 + 1/13 आ गया। फिर आपको क्या लिखना है 19/13। जैसा कि हमने कहा था कि दो वैल्यू सिर्फ निकालनी है, दो वैल्यू सिर्फ निकालनी है, उसके बाद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आपको रिदम मिल जाता है, एक ट्रिक मिल जाता है, आप उसके बेसिस पे आप सारा रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। यानी फर्स्ट रेशनल नंबर जो आपको मिला वो क्या मिला 19/13 मिला। ठीक है, तो हम लोग सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे। ठीक है ना, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर, सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका x + 2d, है ना, यही हमने पढ़ाया था। उसके बाद क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3/5, हाँ, d की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 × 1/30। बस अब आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपका क्या आया था यहाँ पर 18 + 1 आया था, अब 1 की जगह पे क्या आना है 2 आना है ना, तो आपको डायरेक्ट लिख देना 18 + 2/30। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। आपने इस चीज़ को मान लीजिए कि ये नहीं है ना, ये नहीं है, तो आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आया था, यहाँ पे आया था 18 + 1, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है तो आप 2 1 जा 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 18 + 2 / 30 आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 18 + 2 क्या हो जाएगा 21/30 हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, है ना। अब क्या करना है, आपको देखना है कि आपने फर्स्ट रेशनल वैल्यू जो फाइंड करी वो क्या था, वो था 19/13। सेकंड रेशनल वैल्यू जो आई 21/30, डैट मीन्स 2 इंक्रीज कर रहा है ना, 2 इंक्रीज कर रहा है डोमिनेटर में, और डोमिनेटर आपका क्या है, नोमिनेटर 2 इंक्रीज कर रहा है, डोमिनेटर आपका क्या है सेम है। जब आपका नोमिनेटर सेम है, सॉरी, जब डोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर 2 इंक्रीज कर रहा है, इसी तरीके से आने वाला जो रेशनल नंबर होगा इसी तरीके से होगा 19 21 23, हाँ 25, इस तरीके से आने वाला रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। तो अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वैल्यू लिख देंगे, सॉरी लिखने की ज़रूरत है, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, फर्स्ट रेशनल वैल्यू जो आई वो आई 19/30, सेकेंड जो आई वो है 21/30, उसके बाद 23/13 होना चाहिए, उसके बाद 25/13 होना चाहिए, उसके बाद 27/13 होना चाहिए, है ना, 2 and 2 and 5। और आपसे क्या कितना रहा था 5 रेशनल नंबर निकालने कह रहा था, और आपने 5 रेशनल नंबर ही फाइंड कर लिया। हाँ, चाहेंगे तो हम लोग इन्फिनाइट वैल्यू तक निकाल सकते हैं। हाँ, 29/13, 31/13, इस तरीके से हम लोग
दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट वैल्यू तक रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें और ये तरीका बनाने का तरीका फार्मूला आपको बड़े ही अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? अच्छा, इसी रेशनल नंबर पे, ये तो आपका डोमिनेटर सेम था। एक मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रैक्टिस के लिए कौन सा नंबर? प्रैक्टिस के लिए एक वैसा नंबर, ये था आपका 3/5 प्लस 4/5। एक ऐसा नंबर जिसका डोमिनेटर सेम था, लेकिन एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका डोमिनेटर क्या हो, चेंज हो, और नोमिनेटर भी चेंज हो। तब वैसे वैल्यू को हम लोग कैसे बनाएंगे? सेम प्रोसेस से बनाएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसके लिए। चलिए, एक क्वेश्चन क्या है? 3/5 2/3, 3/5 और 2/3। चलिए एक बार आप लोग ट्राई करें, है ना। उसके बाद हम लोग इसे बनाएंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई किया होगा और आपसे बना भी होगा। तो चलिए एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उतार लेंगे। 3/5 इसे x कह देते हैं और y इक्वल टू कह देते हैं 2/3, है ना। जिसका डोमिनेटर क्या है? जिसका डोमिनेटर आपका चेंज है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए आप क्या करना है? y2 माइनस y1। क्या करना है? y2 माइनस y1 करना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, 2/3 माइनस 3/5, ठीक है। इसमें हमने क्या कहा था कि जिसका डोमिनेटर चेंज होगा, हाँ, और वैसा डोमिनेटर जो एक टेबल में नहीं आता हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 तिया 9, और नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5 तिया 15। क्लियर है? समझ रहे अपनी बात? कोना कोनी गुना करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से, ये हमने बताया भी है। और जो नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आप वीडियो आई बटन पे वीडियो आता होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी वैल्यू, जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1/15, है ना। डी की जो वैल्यू हो जाएगी 1/15 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग यहाँ से जो है ना, फर्स्ट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या है? x प्लस डी, है ना। x प्लस डी, x की वैल्यू क्या है? 3/5 प्लस डी की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? 1/5। डोमिनेटर कैसा है? एक टेबल में आ रहा है। एलसीएम आपका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। तो 3 के टेबल में 3 लिखेंगे और 5 के टेबल में 3 टाइम है, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा 10/15। तो फर्स्ट डोमिनेटर जो आया आपका, फर्स्ट डोमिनेटर आया वो क्या आया? 10/15। अब सेकंड डोमिनेटर निकालेंगे, सॉरी, फर्स्ट रेशनल नंबर आया, सेकंड रेशनल नंबर हम लोग निकालेंगे। डोमिनेटर नहीं आया, रेशनल नंबर आया, है ना। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आया? 10/15। सेकंड रेशनल नंबर, कैलकुलेशन देख लें, कैलकुलेशन हो जाता है कभी कभी मिस्टेक में। 3 3 जो 9, चले ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेकंड रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 2d। सेकंड रेशनल नंबर x प्लस 2d, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 3/5 है, और d की वैल्यू क्या आई थी? d की वैल्यू आई है 1/15, तो 2 × 1/15, है ना। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने इस वैल्यू को, और यहाँ पर 1 2 हट जाएगा, तो आपने क्या सॉल्व किया? 9 + 1। तो अब यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 + 2 डिवाइडेड बाय
15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11/15, है ना। बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। आपने क्या देखा, नॉमिनेटर सेम है क्या, नॉमिनेटर सेम नहीं है। तब हम देखेंगे डोमिनेटर सेम है क्या, डोमिनेटर आपका क्या है, सेम है। डोमिनेटर यहाँ क्या है 15 है, यहाँ भी डोमिनेटर क्या है 15 है, ठीक है। जब डोमिनेटर 15 होगा, जब डोमिनेटर 15 होगा तो हमने कहा था कि देखेंगे कि नॉमिनेटर किस रेशियो से इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, इसका मतलब एक नंबर जो है इंक्रीज़ कर रही है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बाय 15 लगाते हुए चल जाएंगे हम लोग, है ना। चलिए हम लोग अब 5 रेशनल नंबर लिख देते हैं। और सॉरी, यहाँ पे हमने n की वैल्यू नहीं लिखी थी ना, ओ n की वैल्यू हमने यहाँ पर नहीं लिखी थी, ये आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोगों ने n की वैल्यू हाँ मेंशन नहीं की थी, यानी x की वैल्यू क्या थी 3/5 और y की वैल्यू क्या थी 2/3 और n जो है हम लोग 3 ही रहने देते हैं। n 3 टाइम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से d की वैल्यू निकालना है। d की वैल्यू 3/5 सॉरी y माइनस 2/3 माइनस 3/5 लिखना है। डिवाइडेड बाय क्या है आपका n+1 यानी 3+1। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। उस जगह जो है ना d हम लोग मेंशन करना भूल गए थे। तो अब क्या हो जाएगा आपका सेम प्रोसेस है। ये क्या आया था 15, 1/15 आया था, ये हो जाएगा आपका क्या 4 हो जाएगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/15 इंटू 4 हम लोग लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे 15 इंटू 4 लिखेंगे, यानी 1/60 आपका क्या हो जाएगी d की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। वहाँ पे हम लोगों ने n मेंशन करना भूल गए थे, तो n क्या है n3 था, n+1 यहाँ से सॉल्व करते आएंगे तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 15 चौके 60। क्लियर है, तो d की जो वैल्यू आई आपकी वो d की वैल्यू हो गई 1/16। अब आप क्या निकालेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस डी, है ना, x प्लस डी। x की वैल्यू क्या है 3/5 और d की वैल्यू क्या आई 1/60। इसका भी एलसीएम क्या आना है आपको 60 ही आना है। ये हो जाएगा 360 कितनी टाइम में। अब आप 5 के टेबल में 60 कितनी टाइम में आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 5 के टेबल में 12 टाइम में, है ना, 12 टाइम में आ जाएगा। तो 12 का आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 इंटू 12 प्लस 1 प्लस 1/1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 1/60, डैट मीन्स ये जो आ गई वैल्यू 37/60, है ना। अब इसी तरीके से हम लोग वैल्यू निकालते चले जाएंगे। 37 आया है ना, 37, 38/60 और तीसरी वैल्यू हो जाएगी 39/60। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया आपका वैसा नंबर, वैसा रेशनल नंबर जो कि जिसका डोमिनेटर और दोनों डोमिनेटर क्या था रेफरेंट था, है ना। डोमिनेटर भी डिफरेंट है और नोमिनेटर भी डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ से हमने डी की वैल्यू फाइंड करी, बाकी सारा प्रोसेस वही होना है। फर्स्ट रेशनल नंबर आया आपका क्या 37/60, इसका मतलब 37, 38, 39, 60 आपका क्या हो जाएगा, हर जगह सेम ही रहेगा। चलिए अब आपका जो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, वो आपसे क्या कह रहा है। वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है ना, और आपसे ट्रू फॉल्स के बारे में पूछ रहा है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। डैट मीन्स ट्रू फॉल्स आपसे पूछ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेटमेंट का लास्ट वाला सेंटेंस क्या कह रहा है? होल नंबर। आपसे होल नंबर ही पूछ रहा है ना कि नेचुरल नंबर जितना भी है वो होल नंबर है कि नहीं है। तो आप क्या करें, सारे होल नंबर को लिखें, सारे नहीं, कुछ होल नंबर को लिखना स्टार्ट करें। 1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आप चलेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये जो सीरीज़ है ना, ये जो सीरीज़ है ये कैसी सीरीज़ है? ये एक होल नंबर का सीरीज़ है, यानी वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, वैसी गिनती वाली संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे, है ना। तो ये जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा का पूरा होल नंबर है। अब आपसे कह रहा है कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो क्या इस सीरीज़ जो आपने लिखा है, इस सीरीज़ में आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है? तो आप कहेंगे जी सर, यहाँ से जो स्टार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट है और इन्फिनाइट तक जो वैल्यू जाएगी वो क्या दिख रहा है आपको? नेचुरल नंबर दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और इन्फिनाइट वैल्यू तक जाएं तो आपको कैसा नंबर दिखेगा? एक नेचुरल नंबर दिखेगा। तब आप कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले आपको एक होल नंबर पूरा लिख देना, एक सीरीज, होल नंबर का एक सीरीज लिख देना है। तब देखेंगे कि क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर मिक्स है। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा होल नंबर दिखा रहा है। इसका मतलब इसी पूरे नेचुरल नंबर में आपको पूरे होल नंबर में जो है आपको नेचुरल नंबर दिख रहा है। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्लियर है? चलिए, उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एवरी इंटीजर नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर नंबर है ना वो क्या कहलाएंगे? होल नंबर कहलाएंगे। अभी आपसे ये समझना है कि हमने इंटीजर के बारे में क्या पढ़ा था और होल नंबर है क्या। हाँ, इंटीजर के बारे में कहा था कि इंटीजर वैसी संख्या होती है जो माइनस भी रखता हो और प्लस भी रखता हो, है ना। यानी वैसे नंबर का कॉम्बिनेशन जिसे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संख्या हो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या होंगी, उसी को हम लोग कहेंगे, हाँ, उसी को इंटीजर नंबर कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग होल नंबर लिखते हैं ना, ये हमने होल नंबर लिखा कि 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबर लिखेंगे तो आप कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि ये जो नंबर स्टार्ट हो रहा है ये 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हैं। लेकिन इंटीजर नंबर होने के लिए आपका क्या शर्त है? इंटीजर नंबर होने के लिए शर्त है कि प्लस तो होना ही चाहिए, माइनस वाला नंबर भी होना चाहिए। यानी पॉजिटिव नंबर तो होना ही चाहिए लेकिन निगेटिव नंबर भी होना चाहिए। यही तो इंटीजर कहता है कि इंटीजर जो है प्लस और माइनस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका इंटीजर नंबर कहलाएगा। तब ये स्टेटमेंट जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर नंबर इज अ नॉट अ होल नंबर। एवरी इंटीजर नंबर इज अ नॉट होल नंबर। ठीक है, चलिए, उसके बाद कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर हैं आप लिखते हैं, आप लिखते हैं 3/4, कहते हैं कि ये कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। आप लिखते हैं 1/2, ये क्या कहते हैं कि ये आपका नेचुरल रेशनल नंबर है। फिर लिखते हैं 5/4, तो भी आप क्या कहते हैं कि ये कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। लेकिन आप जैसे ही लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिखते हैं, तो क्या इस नेचुरल नंबर को आप होल नंबर में बदल सकते हैं कि जितना रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या है आपका? जितना भी रेशनल नंबर है, यहाँ पे जितना भी होल नंबर है वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा।
तो ये आपने क्या लिखा, ये आपने पूरा स्टेटमेंट लिखा, किसका, होल नंबर का लिखा। क्या आप इसे रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं? तो मेरा पहला ही क्लास था कि हमने कहा था कि 0/2 लिख सकते हैं, है ना, इसके आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, है ना, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 6/1 लिख सकते हैं एंड 7/1 लिख सकते हैं, है ना। आपने जितना भी होल नंबर लिखा सब के नीचे आपने 1 लगाया, तो इसके ना तो आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना तो इसके कोई इसके मूल्य पे कोई असर पड़ेगा। ये अभी भी 1 है, अभी भी ये 2 है, अभी भी ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। आने वाला जो भी नंबर होगा उसके नीचे अगर 1 लगाते चले जाए तब भी वो क्या रहेगा, एक होल नंबर ही रहेगा। लेकिन क्या हमने देखा कि ये होल नंबर रेशनल नंबर में बदल गया। होल नंबर किस में बदल गया, रेशनल नंबर में बदल गया। इसका मतलब जितना भी होल नंबर है ना वो क्या है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। जितना भी होल नंबर है वो क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए, क्या उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं मेरी बात। यहाँ से हमने लिखा ये क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया, है ना, सॉरी ये पूरा का पूरा होल नंबर हो गया। पूरे होल नंबर में हमने क्या लिखा है, 0 के सामने कुछ भी लगा दें, 0/5, 0/10, 0/ समथिंग कुछ भी नंबर लगा दें, ये 0 ही रहेगा। 1/1 कर दें तो ये 1 ही रहेगा, 2/1 कर दें ये 1 ही रहेगा। लेकिन ऐसा करने पर ये सारा किस में चेंज हो गया, ये सारा चेंज हो गया आपका किस में, एक रेशनल नंबर में हो गया। यानी कि एवरी होल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। नहीं, जितना भी होल नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे आपका जस्ट अपोजिट है, जितना भी होल नंबर है, ये जितना भी होल नंबर है ये रेशनल नंबर का शकल है ना, रेशनल नंबर की एक्टिविटी दिखा रहा है। यानी जितना भी होल नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है, ना कि जितना भी होल नंबर है, जितना भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है। क्लियर है? यानी लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका वो भी क्या है, फॉल्स है। आई होप ये सारी बातें और ये सारा क्लासेस, इस पूरे क्लास में आपने जो भी पढ़ा ये सारे कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये बातें और ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें एंड दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और दोस्तों को बताएं फ्री क्लासेस है, हाँ, या चाहे 9th हो 10 हो, मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि ये फ्री है, फ्री क्लासेस है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। एक नोट्स, हाँ, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे बना चले जाएंगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्री क्लासेस है, आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। थैंक यू।